राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वी सिंहभूम में ओलचिकी लिपि के शताब्दी समापन समारोह में की शिरकत। एनआईटी जमशेदपुर में राष्ट्रपति का आज दीक्षांत संबोधन। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत रांची में 20 लाख रुपए के निःशुल्क सहायता उपकरण का वितरण। रक्षा राज्य मंत्री ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभार्थियों से भी किया संवाद। मुख्यमंत्री से मिले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी चंपाई सोरेन ने घुसपैठ और भू माफियाओं के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर घेरा। एसआईआर की पुरजोर वकालत। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का भव्य आगाज। उद्घाटन मैच में एसजी पाइपर्स ने रांची रॉयल्स को 2-0 से किया पराजित। सुरमा क्लब और बंगाल टाइगर्स की भिड़ंत आज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राज्य के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन उन्होंने आज पूर्वी सिंहभूम जिले के करंडी स्थित जाहिर थान में 22वें संथाली पारसी महा तथा ओलचिकी लिपि के शताब्दी समापन समारोह में शिरकत की। इस दौरान राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रपति और अन्य अतिथियों ने ओलचिकी लिपि के प्रणेता पंडित रघुनाथ मुर्मू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पंडित रघुनाथ मुर्मू संथाली लेखक और शिक्षक थे, जिन्होंने ओलचिकी लिपि का आविष्कार किया था। शताब्दी समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने जनजातीय समुदाय से जुड़े साहित्य और कला संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया। श्रीमती मुर्मू ने देवी देवताओं को भक्ति गीत के जरिए याद भी किया। राय निरे तावा तारा सिंजीरा आने हो रतीनी देह से पेनेरा काबा में आयो ने हो रतीनी देह से पेनेरा काबा में बोंगा आसिरी जो न सारे में चाला जो तो उई दो को दे आई आमके एसिरी जो न तो आदारे जो तो उई से पेनेरा काबी देखो नायो गोहर लह में ज्ञान रापा दे तेरा आंगन में न्यूथ थोर तीनी आसाला मारा साला में देखो नायो गोहर तेरा आंगन में न्यूथ तीनी आसाला मारा साला में। राष्ट्रपति आज सरायकेला जिले के आदित्यपुर स्थित एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इस दौरान उनका दीक्षांत संबोधन होगा। वे कल गुमला का दौरा करेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति रायडी प्रखंड में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह कार्तिक जत्रा में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के गुमला दौरे को लेकर सभी प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पुलिस कर्मियों के लिए जिले में संयुक्त ब्रीफिंग आयोजित की गई। इस दौरान उन्हें सुरक्षा प्रोटोकॉल और यातायात प्रबंधन को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को एंटीबायोटिक के मनमर्जी से उपयोग के प्रति सचेत किया है। उन्होंने कल मन की बात कार्यक्रम में इसका जिक्र करते हुए नागरिकों से एंटीबायोटिक्स का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में एंटीबायोटिक के प्रयोग को लेकर जताई गई चिंता से डॉक्टर भी सहमत हैं। देश के अलग अलग प्रतिष्ठित अस्पतालों में तैनात डॉक्टर्स का कहना है कि बेवजह एंटीबायोटिक दवाओं के सेवन से बचना चाहिए। अगर ज्यादा ही जरूरत हो तो डॉक्टर की सलाह पर ही इन दवाइयों को लेना चाहिए। मन की बात में हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी ने अपनी चिंता व्यक्त करी एंटीबायोटिक्स के यूज के ऊपर। हमने देखा है कि हर बुखार के अंदर आजकल माँ बाप एंटीबायोटिक्स का यूज करना शुरू कर देते हैं। अगर ठीक से समझें तो एंटीबायोटिक्स एक प्रकार की विशेष दवाइयां हैं जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। ये बैक्टीरिया सीरियस इन्फेक्शन करते हैं जैसे निमोनिया, मेनिंजाइटिस, पस वगैरह। ये एंटीबायोटिक्स तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब हम श्योर हैं कि ये बैक्टीरिया इन इन्फेक्शंस को कॉज कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों से विनिर्माण और व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। उन्होंने कल नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए देश के समग्र विकास का विजन प्रस्तुत करते हुए सामूहिक प्रयास पर बल दिया। इस 3 दिवसीय सम्मेलन का कल समापन हो गया। ने दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित मुख्य सचिवों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने सचिवों के साथ अपने विचार साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने, गरीबों को सशक्त बनाने और विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए हम लोग कैसे मिलकर काम कर सकते हैं। चीफ सेक्रेटरीज की यह कॉन्फ्रेंस ऐसे समय में हुई है जब भारत में अगली पीढ़ी के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ये रिफॉर्म तेजी से हो रहे हैं और इस रिफॉर्म एक्सप्रेस का मुख्य इंजन भारत के युवा हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा प्रयास देश की डेमोग्राफी को सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री ने गुणवत्ता पर जोर देते हुए कहा कि हम जो भी करें उसे अच्छे से करें। शासन हो, डिलीवरी हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग, इनकी गुणवत्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि आइए मेड इन इंडिया को क्वालिटी का पर्याय बनाने और जीरो इफेक्ट जीरो डिफेक्ट के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में हम सभी मिलकर काम करें। पीएम ने गवर्नेंस और सर्विस डिलीवरी के मामलों में नया वर्क कल्चर अपनाने के लिए खास कदम उठाने पर भी जोर दिया। लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने के बारे में भी उन्होंने बात की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन, यूथ एम्पावरमेंट, स्पोर्ट्स और दूसरे कई विषयों पर भी चर्चा की। उन्होंने राज्यों से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर बनाने और सर्विस सेक्टर को मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया कि हम सब भारत को एक ग्लोबल सर्विस जॉइंट बनाने का लक्ष्य रखें। भारत में दुनिया की फूड बास्केट बनने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू एग्रीकल्चर, बागवानी, पशुपालन, डेयरी और मछली पालन की तरफ बढ़ना चाहिए और इसी तरह भारत एक बड़ा फूड एक्सपोर्टर बन सकता है। केंद्र सरकार का जन कल्याण पर खास फोकस है। देश के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जरूरतमंदों को सहायता उपकरण का वितरण किया जा रहा है। रांची के वार्ड नंबर 27 में भी शिविर आयोजित कर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के बीच योजना के तहत 20 लाख रुपए के निःशुल्क सहायता उपकरणों का वितरण हुआ। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि वंचित वर्गों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि इन सहायक उपकरणों से बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को काफी सहूलियत होगी। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के जगन्नाथपुर इलाके में लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभार्थियों से संवाद भी किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजा गया पत्र प्रदान किया। श्री सेठ ने जन समस्याओं को सुना और समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर विधायक नवीन जायसवाल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। श्री सेठ ने कहा
कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता से देश के करोड़ों परिवारों का सपना साकार हो रहा है। रांची में कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के राजू ने मुलाकात की। इस दौरान समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। श्री राजू ने मुख्यमंत्री को पेशा नियमावली कैबिनेट द्वारा पारित किए जाने पर बधाई दी, साथ ही नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक राजेश कच्छप भी मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता चंपाई सोरेन ने संथाल परगना में घुसपैठ और भू माफियाओं के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर घेरा है। जामताड़ा में उन्होंने कहा कि घुसपैठियों द्वारा आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। श्री सोरेन ने जोर देकर कहा कि घुसपैठ की समस्या से निजात के लिए SIR समय की मांग है। पेशा कानून समेत अन्य समसामयिक विषयों पर भी उन्होंने सरकार को घेरा। साहिबगंज जिले में पोषण को लेकर लोगों को प्रेरित करने और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पोषण वाटिका लगाने के लिए ग्रामीणों और स्कूलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र में विकसित की गई यह पोषण वाटिका जिले के लिए एक मॉडल बन गई है। यहाँ विभिन्न स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में कुपोषण कम करने के उद्देश्य से मौसमी सब्जियों और फलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। KVK के वैज्ञानिक संजीव कुमार लगातार शिक्षकों और किसानों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे छोटी सी जगह में भी पोषण वाटिका तैयार कर घर की पोषक जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। किसान जो हमारे भाई बहन हैं वो अपने घरों पे छोटे से जगहों में पोषण वाटिका बनाए और साल भर वो अपने रुचि के हिसाब से साग सब्जी फल फूल ले सकते हैं। छोटे से जगहों पे अगर हम बना लें कि रबी में क्या होगा, ये इसमें खरीफ में क्या होगा, गर्मा में क्या होगा। KVK से प्रशिक्षण पाकर अब किसान अपने घरों की बाड़ी में चौलाई साग, चुकंदर, गाजर, बीन्स, मटर और पपीता जैसे फल और सब्जियां उगा रहे हैं। इससे न केवल उनके पैसों की बचत हो रही है, बल्कि बाजार में मिलने वाली रासायनिक सब्जियों के बजाय उन्हें शुद्ध ऑर्गेनिक आहार मिल रहा है। किसानों का मानना है कि इस पहल से उनके परिवार की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ी है। यहाँ काम करते हैं और सब्जी उब्जी लगाते हैं और जैसे मटर हो गया, गोभी हो गया, टमाटर, बैगन ये सब लगाते हैं, गाजर, बीट। बुने गोभी और सीजन में फ्रिज बीन गाजर थोड़ा खाने के लिए हो जाता है। अभी कृषि विज्ञान के अंदर काम कर रहे हैं। साग पालक सीजन में, टमाटर जब गर्मी के समय में नेनुआ, घेरा, कद्दू ये सब लगाते हैं। सरकार की इस पहल का असर अब स्कूलों में भी दिखने लगा है। जहां मध्याह्न भोजन बनाया जाता है, वहां किचन गार्डन विकसित किए गए हैं। इन वाटिकाओं में उगाई गई ताजी सब्जियों का उपयोग बच्चों के भोजन में किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को जरूरी विटामिन और खनिज मिल रहे हैं। इस पोषण वाटिका में बैगन, मिर्च, गोभी, टमाटर और मटर और बीन्स, गाजर, बीट और साग, लाल साग, हरा साग और पालक, मेथी ये सब लगाए हैं। और ये बिना खाद पानी का सिर्फ गोबर का खाद से तैयार किया हुआ है। निश्चित रूप से साहिबगंज की यह हरी भरी क्रांति आने वाले समय में जिले से कुपोषण के कलंक को मिटाने में संजीवनी साबित होगी। पोषण वाटिका जैसी पहल न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संबल प्रदान करती है, बल्कि एक स्वस्थ समाज की नींव भी रखती है। उम्मीद है कि जिले के अन्य लोग भी इससे प्रेरणा लेंगे। DD न्यूज के लिए साहिबगंज से आनंद की रिपोर्ट। धनबाद के गोविंदपुर अंचल क्षेत्र में RS मोर कॉलेज की बाउंड्री वाल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि कॉलेज परिसर के अंदर करीब 5 एकड़ जमीन को लेकर मामला न्यायालय में लंबित है, बावजूद इसके बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। स्थानीय लोगों के विरोध को देखते हुए सुरक्षा के बीच निर्माण कार्य जारी है। अंचल अधिकारी ने बताया कि बाउंड्री वॉल कॉलेज की ही जमीन पर कराया जा रहा है। खतियान में कॉलेज का जमीन है, कॉलेज के नाम से पंजीट हुआ है, कॉलेज के नाम से रसीद कट रहा है और ये मामला यहाँ पे 4 एकड़ का ये लोग के नाम से सिर्फ 12 डिसमिल भूमि है, बट ये लोग कुछ ज्यादा में ही अभी जिनका घर बना हुआ है ज्यादा जमीन में घर बना हुआ है, फिर भी ये लोग बाउंड्री नहीं करने दे रहे हैं और एसडीओ सर का आदेश है बाउंड्री करने का, लोग सरकारी काम में बाधा डाल रहे हैं। हम लोगों ने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट किया है कि यहाँ से हट जाएं और नहीं तो फिर हम लोगों को विधि सम्मत कार्रवाई करना होगा, क्योंकि कॉलेज का बाउंड्री करना बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉलेज हड़प रहा, सीओ हड़प रहा, सब हड़प रहा। अच्छा, ये जमीन क्या आपका रैयती जमीन? रैयती जमीन है, कागजात है। मुख्यमंत्री का केस भी नहीं मान रहा। हम लोग मांग करते हमारा 4 एकड़ 95 बात कर दे, कॉलेज का जो जमीन है वो ले ले। धनबाद के शहीद निर्मल महतो कॉलेज एंड हॉस्पिटल से एक नवजात की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इस घटना के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। फुटेज के आधार पर महिला की पहचान और तलाशी की जा रही है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। लेके चला गया है, इसी सूचना मिली है। इसी के सत्यापन के लिए आए थे। अभी सीसीटीवी कैमरा देखना है, तो उसका ऑपरेटर आया नहीं है, आता है तो देख लेते हैं क्या घटना घटी है, उसके बाद ही आगे बताएंगे। 2 बजे पता चला कि 2 बजे रात में कि हल्ला हो रहा है पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट में कि वहाँ पर बच्चा को दिखाने के लिए गया था। फिर वहाँ से वापस आता है और हम लोग अभी अनुसंधान में ये कर रहे हैं कि ये सीसीटीवी कैमरा खोल के देख रहे हैं, तो बच्चा ले जाते हुए दिख रहा है। इसमें बच्चा आगे कहाँ तक गया है इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। आगे का कैमरा हम लोग अभी फॉलो अप कर रहे हैं, उसके बाद तो ही जानकारी हो तो उसको अपडेट करेंगे। बच्चा तो अभी तक नहीं मिल रहा है, तो हम बोले कि देखेंगे, तो पूरे हम जाके देखे तो नहीं मिला। तो नीचे में जाके सिस्टर लोग को पूछे तो वो लोग बोल रहे कि आप जांच करने के लेके गई है तो वो ला के देगी तुमको। तो रात को बोला कि हाँ मिल जाएगा तुम्हारा बच्चा, आप शांत हो जाइए। तब शांत हो गए तो सब सुबह हो गया तो अभी कुछ भी नहीं। वो लोग बोल रहे कि रात को कहीं नहीं बताए, तो रात को तो हम तो बोले थे, तो उसी समय बोला कि चुप रहना। खूंटी के रनिया और कर्रा थाना क्षेत्र में पुलिस ने हत्या के 2 अलग अलग मामलों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष टोपो ने बताया कि इन आरोपियों के पास से हथियार समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। संजय बालमुचू और दशरथ मुंडा को गिरफ्तार किया। इनके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा मोबाइल और एक मोबाइल बरामद किया गया है। घटना का मुख्य कारण यही रहा कि ये दोनों मिलकर के, जो मृतक है और संजय बालमुचू है, मिलकर के ज़मीन का काम करते थे। ज़मीन के काम का जो पैसा मिला था उसी के बंटवारे को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और संजय के द्वारा सुमित की हत्या कर दी गई। और कोई लोग भी उनमें इन्वॉल्व हैं या कि? हाँ, एक और दशरथ मुंडा जो है वो साथ में ही था, जिस समय हत्या की गई वो भी उस समय साथ में था और उसी के शिनाख्त पे मोबाइल वगैरह भी बरामद किया गया है। रांची में कल से शुरू हुए महिला HIL में आज सुरमा क्लब और बंगाल टाइगर्स के बीच मुकाबला होगा। इधर कल शाम महिला HIL का रंगारंग आगाज हुआ। विधायक कल्पना सोरेन ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। उद्घाटन मैच में SG पाइपर्स दिल्ली ने रांची रॉयल्स को 2-0 से हराकर धमाकेदार शुरुआत की।
मेज़बानी कर रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, सभी टीमों को, उनके टेक्निकल सपोर्ट टीम को, उनके कोच को, पेरेंट्स को, सबको मैं बहुत आभार करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ। बिल्कुल एज ए टीम मैं अपनी टीम को यही बोलूँगी कि हमने बहुत अच्छा खेला है, जो मैच अच्छा खेला है, हमें बहुत सारे चांस मिले सर्कल पे और हम उसके ऊपर कैसे और अच्छा कर सकते हैं। हम रूम जाएंगे, हम वीडियो देखेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमें उसमें और क्या काम कर सकते हैं। यार टूर्नामेंट की शुरुआत अच्छे से हुई है और आई थिंक पूरी टीम ने काफ़ी जोर लगाया है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं, जो हम आगे के मैचों में उनका ध्यान रखेंगे। धनबाद के सुदामाडी थाना क्षेत्र में कल एक सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार दोपहिया वाहन ने सड़क किनारे ट्रक को टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हुआ। बाइक बहुत रूप मजाक करके गाड़ी में लड़ गई, जिससे 2 लोग की मौत हो गई। मृतकों की पहचान एक NBCC में रहने वाले रितेश मोदी और जेलगढ़ा के जीतू पासवान के रूप में हुआ है। दोनों लोग मृत घोषित हो चुके हैं। अच्छा, किधर से आ रहे थे ये लोग? ये लोग कुंदरी की तरफ से आ रहे थे और सजन देख के पास खड़ी गाड़ी में जाकर के लड़ गए, जिससे दोनों की। धनबाद के मैथन डैम में पिकनिक मनाने आए एक युवक की कल गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। स्थानीय नाविकों के सहयोग से शव को बाहर निकाला गया। छात्र लोग पिकनिक करने आए थे। लगभग 30 के माध्यम से छात्र थे और 2 ही टीचर थे। वो लोग पिकनिक करने के दौरान में कोई बच्चा डैम में नहाने लग गया। उसी दौरान एक बच्चा डूबने से मौत हो गया। राज्य में ठंड का प्रकोप फिलहाल बरकरार है। राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान लोहरदगा में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। राहत की बात यह है कि 24 घंटे बाद न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 3 जनवरी तक सवेरे कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रह सकता है। बाद में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 29 दिसंबर साल 1975 को ब्रिटेन में ऐतिहासिक कानून द सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल पे लागू हुआ। इस कानून के तहत समाज में और नौकरी की जगहों पर महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और दर्जा दिया जाना अनिवार्य हो गया। इस तरह एक ही नौकरी के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम वेतन देना गैर कानूनी हो गया। कानून के मुताबिक रोजमर्रा की भाषा में भी बदलाव लाने की बात कही गई। उदाहरण के तौर पर फायरमैन की जगह फायर फाइटर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इस कानून के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में समानता बढ़ाने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया गया। 29 दिसंबर साल 1937 में आयरलैंड राज्य गणराज्य बना। स्वाधीनता मिलने से पूर्व आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अधीन था। एक नए संविधान अधिनियम के साथ आयरिश मुक्त राज्य आयरलैंड के रूप में पहचाना जाने लगा। स्वतंत्र होने के बाद यह देश आर्थिक संसाधनों के अभाव में रहा। यूरोपियन कमेटी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विकसित सदस्य देशों के सहयोग से इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आर्थिक मजबूती के कारण यह देश सकल घरेलू उत्पाद में विश्व में 6ठे स्थान पर भी रहा है। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से आयोजित 5 दिवसीय वार्षिक पुष्प प्रदर्शनी में लगातार आगंतुक पहुंच रहे हैं। टाटा स्टील कॉरपोरेट सर्विसेज के वाइस प्रेसिडेंट DV सुंदरम ने कल इसका उद्घाटन किया। प्रदर्शनी में विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हो रहा है।
को और TSUSL को मैं बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि ईयर आफ्टर ईयर जो है वो सबका एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं। अभी हम देख रहे थे कि यहाँ पे जो है अभी स्पेस का भी अब कमी महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो या सम इंडिविजुअल्स, दे आर विलिंग टू डिस्प्ले। ये बहुत अच्छा चीज़ है। हम आज नया 2-3 हम देखे हैं जो इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है। हम लोगों का एक ही मकसद है, वी शुड गिव ए मैसेज टू एवरीवन, राइट फ्रॉम ए चाइल्ड टू ए यंगर पर्सन टू ए ओल्डर पर्सन, सेइंग दैट हमको अपना शहर को ग्रीन बनाने में आप सबका मदद चाहिए, सहयोग चाहिए, जो यहाँ पे दिख रहा है। झारखंड की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी देवघर न केवल बाबा वैद्यनाथ मंदिर के लिए विख्यात है, बल्कि अपनी नैसर्गिक खूबसूरती के लिए भी पर्यटकों को आकर्षित करती है। देवघर स्थित नंदन पहाड़ पर बना मनोरंजक पार्क और चारों ओर बिखरी हरियाली सैलानियों को एक अलग ही सुखद अनुभव दे रही है। बाबा नगरी देवघर का नंदन पहाड़ आजकल सैलानियों से गुलजार है। जैसे जैसे साल का अंत नजदीक आ रहा है और नव वर्ष की आहट हो रही है, यहाँ पर्यटकों का तांता लगने लगा है। पहाड़ के ऊपर बना यह पार्क बच्चों के लिए मौज मस्ती का बेहतरीन केंद्र है। वहीं प्रकृति प्रेमियों के लिए यहाँ की शांति और मनोरम छटा किसी उपहार से कम नहीं। आसपास के जिलों से आए छात्र छात्राएं यहाँ पिकनिक और खेल कूद का आनंद ले रहे हैं। पार्क प्रबंधन ने पर्यटकों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं। पहले बार यहाँ पर आया है, मन में खुश होता है। साइट सीन भी हम लोग कर रहे हैं, पूजा भी हम लोग सुबह में बहुत अच्छा तरह से दिया है। बाबा का दर्शन हुआ है एकदम। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद अधिकांश सैलानियों का अगला पड़ाव नंदन पहाड़ ही होता है। पश्चिम बंगाल, असम और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से आए पर्यटक यहाँ की सुंदर वादियों में खोए नजर आते हैं। असम से आए सैलानियों का कहना है कि नंदन पहाड़ की अनूठी बनावट और बच्चों के लिए मौजूद पार्क इसे एक मुकम्मल पिकनिक स्पॉट बनाते हैं। दूर दूर से आए श्रद्धालु यहाँ आकर आध्यात्मिक शांति के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा मेल पाते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। और काफी अच्छा लग रहा है नंदन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्वी सिंहभूम में ओलचिकी लिपि के शताब्दी समापन समारोह में की शिरकत। NIT जमशेदपुर में राष्ट्रपति का आज दीक्षांत संबोधन। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत राज्य में 20 लाख रुपए के निःशुल्क सहायता उपकरण का वितरण। रक्षा राज्य मंत्री ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लाभार्थियों से भी किया संवाद। मुख्यमंत्री से मिले प्रदेश कांग्रेस प्रभारी चंपाई सोरेन ने घुसपैठ और भू माफियाओं के मुद्दे पर राज्य सरकार को फिर घेरा। SIR की पुरजोर वकालत। और रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का भव्य आगाज। उद्घाटन मैच में SG पाइपर्स ने रांची रॉयल्स को 2-0 से किया पराजित। सुरमा क्लब और बंगाल टाइगर्स की भिड़ंत आज।